नमस्कार। जनमंच में मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका इस्तकबाल करता हूं और जिस तरह से जनमंच हम लेकर आते हैं सामाजिक समस्याओं पर, समाज के मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो मुद्दा जब निगाहों के सामने आता है या सुनने में भी आता है तो निगाहें शर्म से झुक जाती हैं, सिर झुक जाता है, समाज की आत्मा तड़फड़ाती है और वो अंधेरे याद आते हैं जिन अंधेरों के बीच में कहीं बचपन दम तोड़ता हुआ नजर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनके बचपन के पीछे जो दरिंदे अपनी हवस को लेकर उनकी निगाहें उन बचपन के पीछे लगी रहती हैं। हाल ही में जो वाक़ये सामने आए हैं वो पूरे समाज को, हमारे सिस्टम को, हमारी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं मुँह चिढ़ाते हैं। जिस तरह से रामगंज में, जयपुर के रामगंज में जो मामला सामने आया उसने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, उसने भीलवाड़ा में जो मामला सामने आया उसने भी इसी तरह के सवाल खड़े किए और भी तमाम तरह के मामले जो आ रहे हैं प्रदेश भर में वो कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदा करते हैं। और उसी शर्म को लेकिन तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उस पूरे मुद्दे को लेकर जनता के सामने नहीं आएंगे, व्यवस्थाओं के सामने नहीं आएंगे, व्यवस्थाओं को चलाने वालों के सामने नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा, ये घिनौना काम अपना और दायरा बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं सवाल करूँगा, आज AK जैन साहब के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा। जैन साहब, जिस तरह से रामगंज में मामला सामने आया और पिछले 7 साल से लगातार उस बच्चे का यौन शोषण हो रहा था, ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, कहाँ पर ये सिस्टम विफल हो रहा है? देखिए, जो बच्चों का लैंगिक शोषण के अपराध होते हैं वो जितने भी स्टडीज़ हैं, जितने भी कोर्ट रिसर्चेज हैं, वो ये बताते हैं कि ये या तो नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा या पड़ोसियों द्वारा या मिलने वालों द्वारा या जब बच्चा कस्टडी में रहता है जैसे टीचर्स या जहाँ वो खेलने जाता है, यानी जहाँ जहाँ भी होता है बड़ा क्लोज निटेड लोगों पर इस तरह के शोषण के मामले सारे के सारे सामने आते हैं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये थी कि 2012 से पहले इस तरह के अपराधों के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं, जहाँ पर जो अप्राकृतिक मामला होता है वहाँ धारा 377 और जो दूसरा मामला उसमें 354, 376 जो बड़ों लोगों के लिए कानून था वही कानून बच्चों के लिए था। बच्चों की मानसिकता अलग होती है, हमारी सामाजिक स्थिति आता है कि बच्चे मुंह नहीं खोलते या इतना इंटरेक्शन माँ बाप से नहीं है कि वो बता पाए और ये बच्चे समझते नहीं हैं। तो इसी के लिए 2012 में 1947 में हम आज़ाद हो गए, ये अपराध तो उससे भी पहले से चल रहे हैं। 2012 में पॉक्सो एक्ट जिसको कहते हैं हम लाया गया। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊंगा कि 2015 में एक सर्वे लिया गया कि जयपुर में कितने पॉक्सो के मामले में सज़ा हुई, तो आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 2015 में जयपुर में जितने भी बाल शोषण के आरोप के मुकदमे दर्ज हुए एक में भी सज़ा नहीं हुई, सारे के सारे उसमें बरी हुए। पर इसका कारण ये नहीं था कि शोषण नहीं हो रहे थे, इसके कारण फिर कानून की त्रुटि रही, क्योंकि उसमें बच्चों की उम्र तय कर रखी है 18 साल। और उससे पहले जितने भी ज़्यादातर मामले थे वो रेन अवे कपल्स के मामले थे कि भाई इच्छा से जो नाबालिग बच्चे थे उन्होंने भाग गए या भागकर शादी कर ली, इसलिए ये मामला हुआ। तो ये फिर एक कानूनी चूक रह गई है इस मामले में। तीसरी बात ये है कि कानून के मुताबिक अभी तक भी न तो बच्चों की ट्रेनिंग्स जो उस एक्ट में ही प्रोवाइड किया गया है कि छोटे बच्चों को इस विषय में समझाया जाएगा कि किस तरह के टच गलत होते हैं, किस तरह की बातें गलत होती है। उनके लिए साइकोलॉजिकल सेंटर्स की तरह क्या, और कोर्ट में भी ट्रायल के दौरान साइकोलॉजिस्ट और उनके बयान लेने की एक विशेष व्यवस्था उसमें की जानी चाहिए। अब आपने रामगंज के मामले का उदाहरण दिया, देखें आप, इसमें जब वो पुलिस में रिपोर्ट कराने गए पेरेंट्स से इतने सालों बाद पता लगने के लिए, तो कंसर्न SHO ने क्या कहा कि मैं प्रारंभ पी करूँगा, अभी तो पता करूँगा, उसके बाद मुकदमा दर्ज करूँगा। उसके बाद जब वो कमिश्नर के पास गए तब तुरंत जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। इतना हुआ और बार बार मांग हो रही कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर से जांच कराई जाएगी। इसका मतलब व्यवस्था पे से लोगों का विश्वास उठ चुका है। जी बिल्कुल जैन साहब, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मेरा सवाल राजेंद्र जी आपसे है, पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि SHO ने पूरी टालमटोल करते हुए मामले को एक तरीके से नगण्य कर दिया, लेकिन जब कमिश्नरेट से फ़ोन आता है तो वही SHO काम करने लगता है और वो पूरा मामला खुलता है। तो मामला ये खुलता है कि करीबन 1 दर्जन बच्चों के साथ वो टीचर यौन शोषण लगभग 6 या 7 साल से कर रहा था। इस तरह के मामलों में पुलिस गंभीर नहीं हो पाती, क्या वजह मानते हैं आप पुलिस अधिकारी रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही इस वाले मामले में प्रदर्शित की है तो जनता में उसका अच्छा मैसेज नहीं गया है। इस तरह के जो बच्चों के साथ अगर इस तरह के अपराध हुए हैं और उसमें पुलिस के अधिकारी संवेदनशील होते और गंभीर होते तो निश्चित रूप से इसमें ऐसा कोई लगता ही नहीं है कि कोई केस दर्ज नहीं किया जाए।
और इसमें प्राथमिक जांच का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब भी कोई संज्ञेय अपराध की कोई जानकारी मिलती है किसी पुलिस अधिकारी को, तो कानूनी रूप से उसका दायित्व है कि सबसे पहले उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे और दर्ज करने के बाद उसका अनुसंधान करे। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस अधिकारियों के लिए एक बहुत गंभीर स्थिति है कि वो अपराधियों को समय दे रहे हैं। वो इस तरह की सूचना जब पुलिस के पास पहुँचती है, उसके बाद वो जो भी सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनको मिटाने का समय दे रहे हैं। और इसमें जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पे गंभीरता से जांच करानी चाहिए। जांच करा के ऐसा एक सबक सिखाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ताकि भविष्य में दूसरे अधिकारी इस तरह के केसेज में पुनरावृत्ति नहीं करें। जी बिल्कुल, पता नहीं पुलिस तो कब सबक सीखेगी, लेकिन अभी वो बच्चे सुबक रहे हैं। सुमन जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ उन बच्चों की पीड़ा, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप अच्छे से समझती हैं कि बच्चे अपनी माँ से या अपनी बुआ से या अपनी बहन से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो उनके संपर्क में आने से अपनी बातें भी बता पाते हैं, लेकिन इस तरह की बातें वो बताने में हिचकिचाते हैं। कहाँ कमी रहती है? क्या जिम्मेदारी एक माँ की भी होनी चाहिए, उन बच्चों को समझाए सिखाए किस तरह कुछ होता है, तो आके उसको बताएं। ये बात आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। सही मायने में मैं जहाँ तक सोचती हूँ, परिवार का जो एकीकरण हो रहा है, छोटे परिवार रह रहे हैं, दादा दादी नाना नानी, इनसे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। तो बच्चे यदि बात करते थे तो माँ से डरते थे, दादी को बोलते थे, दादी से नहीं बोलते थे बुआ से बोलते थे, नानी से बोलते थे, मासी से बोलते थे। वो जो सारी चीज़ें, उनमें दूरियां होती जा रही है। भाग दौड़ की जीवन जो हो रहा है, उसमें लोग कहीं ना कहीं अकेले महसूस कर रहे हैं। और बच्चे भी जब अकेले रहते तो अपनी बात किसी के आगे शेयर नहीं कर पा रहे। फिर अपना जो खान पान है ये भी बदलता जा रहा है। यदि अपन बात करें सनातन की, सनातन में तो एक चींटी को नहीं मारा जाता, महिलाओं को पूजा जाता है। देखिए, जो गुजर गया उस दौर की बात कर रहे हैं कि हम करें, वो ठीक है, संस्कार लेकर चले, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि फिलहाल आज वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर क्या करना चाहिए। मेरा अगला सवाल प्यारेलाल जी आपसे मैं सवाल करूंगा। बड़ी दयनीय स्थिति होती है, बच्चे जब वहाँ हॉस्पिटल में भी पहुँचते हैं, इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं। हमने देखा कि एक 2 साल की बच्ची बिल्कुल खूनम खान लथपथ हालत में हॉस्पिटल पहुँची थी। क्या मनोवृत्ति होती है उस समय? हम सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में काम करते हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ ये घटना घटती है, उसके जो मेंटली और फिजिकली जो आदमी डिप्रेशन में जाता है वो बहुत बड़ा है। मेरे साथ मेरे साथी लोग नर्सेज काम कर रहे हैं, जो मरीज उनके साथ आता है और उनके जो परिवार, जिनके जो मैडम सुमन जी ने कहा कि परिवार का जो एक रूप से समेटता जा रहा है, आदमी कह नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी छोटे बच्चे को परिवार के जन या उनके पड़ोसी जो भी कोई अगर ज़्यादा अथाह प्यार करता है, जिसका हमारा रिलेशन भी है, तो उनसे उनके माँ बाप विशेष रूप से उससे सतर्क रहें। क्योंकि जो मानव की जो प्रकृति है, हम मेडिकल विभाग में काम करते हैं कि मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, आदमी की भावनाएं क्या है वो व्यक्त नहीं कर पाता। और वो मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है, जैसे वो बच्चा हो, थोड़े दिन पहले देखा आप राजगढ़ चूरू में भी एक ऐसा घटना घटी थी, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उन लोगों ने उस बच्ची के साथ मोटरसाइकिल चढ़ाई। आज वो बच्ची अस्पताल का मरण अवस्था में है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर इलाज भी होता है, परंतु जो उनके परिवार के लोगों की और जो समाज के अंदर उनके साथ वो तिरस्कार की भावना देखी जाती है। हम नर्सेज उसमें साथ काम करते हैं, हमारी तरफ से उनको मेंटली सपोर्ट खूब दिया जाता है, परंतु जहाँ तक परिवार का आदमी कहता है वो ज़्यादा होता है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे डीएसपी साहब ने कहा कि पुलिस अधिकारी की व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो फरियादी आपके पास आते हैं, अगर समयबद्ध रहते हैं, अगर इन कानून की दायरे में उन लोगों को जो दुष्कर्म करते हैं उनको भी कार्रवाई की जाए, तो निश्चित रूप से समाज के ऊपर एक अच्छी सोच जाएगी, उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। जी बिल्कुल, बदलाव आ सकता है, बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं एक तिरस्कार उनको सहना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही उन बच्चों से बात की थी जिनके साथ रामगंज में देह शोषण हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं बात करते करते खुद अधीर हुआ, मेरा गला रुंध गया, मैं बोल नहीं पा रहा था। जब उनको देखकर, उनके हालात सुनकर, उनकी बात सुनकर मेरी ये स्थिति है, तो उस परिवार का क्या होता होगा जिसके साथ, जिनके बच्चों के साथ इस तरह का वाक़या सामने आता है। उनके पड़ोस में, उनके मोहल्ले में वो बता नहीं पाते हैं। अगर कोई पूछता है कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो डरे सहमे रहते हैं, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है। और जो अपराधी हैं वो सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से एसएचओ साहब ने फरमाया कि वो पहले जांच करेंगे, उसके बाद पता करेंगे, फिर प्राथमिकी दर्ज होगी। ये सवाल पुलिस व्यवस्था पर है, हमारे सिस्टम पर है, और ये सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर है। यही वजह है कि एक बचपन, और उस बचपन को हवस रौनती हुई चली जा रही है और लगातार इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। मैडम, आपसे मेरा सवाल है, क्या कहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो पर? देखिए पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और एक ज्वलन समस्या है। ये न केवल राजस्थान और रामगंज की, वरन पूरे भारत में आप देखें, या मैं ये कहूँगी अगर विश्व में देखें, तो कहीं ना कहीं मासूम बच्चों का शोषण हो रहा है। मैडम ने जैसे बात उठाई कि जो जॉइंट परिवार थे
संयुक्त परिवार थे वो टूट रहे हैं और एकाकी परिवार हो रहे हैं। और एकाकी परिवार के अंदर भी मैं ये देखती हूँ कि पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को मॉरल वैल्यूज दें। इसी मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में। कुछ स्कूल के बच्चे भी मेरे साथ जुड़ गए, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। हमारा कार्यक्रम देख के बच्चे यहाँ रुके हैं, तो इन बच्चों से और उनके टीचर से हम बात करेंगे। जो टीचर हैं वो भी हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करेंगे। माइक दीजिएगा। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अभिभावक हैं जो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और बच्चे हैं जो शिक्षकों के भरोसे ही हैं। वो क्या है, शिक्षक भी क्या करें, उनके पास 5 से 6 घंटे बच्चे रुकते हैं। और अभिभावक को क्या है कि गाँव के देहात के अंदर उनकी भी ऐसी टाइम मजदूरी की वजह से चले जाते हैं, तो बच्चों को ठीक ढंग से संभाल नहीं पाते हैं। और शिक्षक भी 6 घंटे में क्या उनका भविष्य बना है। चलिए 6 घंटे कम है शिक्षकों के पास, इनका कहना है, लेकिन फिर भी शिक्षक इस तरह के ज़्यादातर वाक़ये जो आ रहे हैं सामने, उसमें शिक्षकों की भूमिका बड़ी है। लेकिन ज़्यादातर वो अपने पेरेंट्स के, अपने परिवार के साथ रहते हैं, ज़्यादा समय वहाँ बिताते हैं। ऐसे में एक टीचर और हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगी आप भी टीचर हैं, आप बच्चों के साथ रहती हैं, 6 घंटे बच्चे आपके पास रहते हैं, लेकिन फिर भी उस 6 घंटे में भी वो सुरक्षित नहीं है? हाँ, सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारा सरकार से भी निवेदन है कि वो ऐसे नियम बनाए और ऐसे नियम बनाए जिससे कि टीचर हैं वो भी अपने नियमों का पालन करें। बच्चे का भविष्य स्कूलों में ही पलता है और बच्चों का भविष्य स्कूलों में पलता है। और उनको जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, हम सरकार से अनुरोध है कि वो इतने नियम बनाएं और दुष्कर्मियों को इतनी बुरी सज़ा दें कि वो करने के लिए दोबारा कोई ऐसा बंदा हो ही नहीं दोबारा से। जी बिल्कुल, इस तरह की सज़ा मिले कि उनकी रूह कांप जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून तो बन जाते हैं, लेकिन सज़ा के अभाव में और उन कानून की क्रियान्विति के अभाव में कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं, जब बचपन शर्मसार होता है और समाज अंधेरों के घेरे में चला जाता है। समाज के सीमित दायरे तड़पाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बचपन को जब हवस की निगाह ढूंढते ढूंढते स्कूल में भी नहीं छोड़ती है, वो स्कूल जहाँ वो बच्चा शिक्षा पाने जाता है, और जब दर्द लेकर घर आता है तो उसकी न तो ज़बान कुछ बोल पाती है और न ही जहन उसका कुछ सोच पाता है। इसलिए हमारी जो सरकार चला रहे हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है, जो प्रशासन चला रहे हैं उनको सोचने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे परिवार में माता पिता को सोचने की ज़रूरत है। समय निकालें, बच्चों को इस तरह से अकेला ना छोड़ें, बच्चों को समझाएं। इस तरह की तमाम बातें हमारे सामने आ रही है। मैं नगेंद्र सिंह जी आपके पास जाऊंगा और आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये सारे मामले सामने आए हैं, पूरा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों की गिरफ्त में आता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि केवल रामगंज का मामला नहीं है, जयपुर का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश और देश के स्तर पर इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि पेरेंट्स से संबंधित है वो यहाँ पर रखी गई है। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के मैं कहना चाहता हूँ कि हम सरकार को नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि सरकार जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च होता है, और इस तरह के मामले जब लगातार इस प्रदेश में हो रहे हैं या देश में हो रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार को सोशल कैंपेन चलाने चाहिए, सरकार को जो है स्कूलों के अंदर बाकायदा इस तरह की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए सोशल कैंपेन होना चाहिए। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि आप देखिए, हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो नया सिस्टम हुआ है कि हम राष्ट्रगान जो है उसको वहाँ पे सुनेंगे और उसके सम्मान में हम खड़े होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि राष्ट्रगान, चूंकि हम इस देश के वासी हैं, हमारा सम्मान पूरा हमारे देश के साथ में है, लेकिन इस तरह के कैंपेन वहाँ पे जो है होने चाहिए, जिसमें कि पेरेंट्स को लेकर भी बात हो, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि किसी भी तरह की ऐसी छेड़छाड़ जो उनके साथ होती है, अगर वो अमानवीय है तो वो आकर उनसे बात करें और उन्हें बताएं। इसके अलावा जो है टीचर्स के लिए, जो ऐसे लोग जो सीधे सीधे स्टूडेंट के संपर्क में आते हैं, बच्चों के संपर्क में आते हैं, उनके लिए इस तरह का होना चाहिए कि वो इस तरह का काम ना करें, और साथ ही कानून के द्वारा उनको ये चेतावनी दी जाए कि भी इस तरह के कठोर कानून है, अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जिंदगी भी खराब होगी। जी बिल्कुल। तो ये सोशल कैंपेन पूरे तरीके से चलना चाहिए, स्कूल के स्तर पे भी चलना चाहिए, कॉलेज के स्तर पे। आप देखिए, अभी एक डेल्टा मेघवाल वाला प्रकरण हमारे प्रदेश में हो, तो कॉलेज की छात्रा थी, उसके वार्डन ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, और सीबीआई की जो है सरकार ने कहा कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे, और सरकार जो है फिर बाद में मुकर गई। तो इस तरह के मामले में सरकार की जो संवेदनशीलता है वो बहुत तेज होनी चाहिए, तुरंत उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को तुरंत जो है दंड भी मिलना चाहिए, और साथ ही सोशल कैंपेन भी तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रखूँगा। शंकर जी के पास मैं जाऊँगा। शंकर गौरा जो कि ABVP से हैं और बीजेपी का ही एक संगठन है, ABVP छात्र संगठन है। सरकार के संवेदनशीलता पर सवाल है। शंकर जी, देखिए, जब ये प्रकरण शुरू हुआ
जब कांग्रेस की सरकार थी, और मैं मेरे मित्र और बड़े भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको राजनीतिक तूल नहीं दिया जाए। कौन सी सरकार क्या है क्या नहीं है, इन्होंने एक अच्छी चीज़ कही कि विज्ञापन करने चाहिए और लोगों को सूझबूझ देनी चाहिए। आज स्कूलों में काउंसलिंग सेंटर खुलने चाहिए। आज हमें पता ही नहीं होता, कोई भी स्कूल की मान्यता लेता है कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक, उस स्कूल में किस टीचर को रख रखा है उसको खुद को पता नहीं है। उसको खुद को ये समझ नहीं है कि मैं इस स्कूल में इस टीचर की योग्यता है या नहीं है। ऐसी चीज़ों का विचार सरकार को करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो परिवार की जिम्मेदारी बनती है, पहले बहन जी ने कहा कि परिवार में पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, उसमें बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते थे। आजकल अधिकांश जगह ऐसा होने लग गया है कि परिवार के जो लोग हैं, मम्मी पापा, या तो अपने उनमें खुद में ही कहीं ना कहीं एक अंतर्भाव नहीं होता, उनमें खुद में ही कहीं ना कहीं एक दूरियां बनी हुई रहती है, और उसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ता है। हमें बच्चों की काउंसलिंग के लिए स्कूलों में, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भी ऐसी घटनाएं देखी जाती है, ऐसी चीज़ें होती है। और दूसरी ओर जो हमारे नियमों में संशोधन है वो भी करना चाहिए, कानून में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लचीला कानून है उसकी वजह से आज कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध करता है, पुलिस उसको पकड़ के न्यायपालिका के हवाले करती है, और कहीं ना कहीं वो नियमों में और कहीं ना कहीं उस आरोप से वो बरी हो जाता है। इससे इन लोगों में ऐसी भावनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है, और जनता को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा, जनता को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, मेरे को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। राजनीतिक जो व्यक्ति है, एक पार्षद है, उसको भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। उसको भी पता करना पड़ेगा कि मेरे एरिया में कितने विद्यालय चल रहे हैं, उनमें कैसी पढ़ाई चल रही है। परिवार को भी विद्यालय में जाना पड़ेगा, 15 दिन या 1 महीने में परिवार के लोगों को जाके पता करना पड़ेगा कि मेरा बेटा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा, मेरा बेटा। और जो निजी जो अपन ट्यूशन शंकर जी, मैं करवाते आपको हैं, यहाँ रोकना चाहता हूँ। आप जिस तरह से परिवार की बात कर रहे हैं, मैं सीधा चाहूँगा विजय गोयल जी के पास जाऊँगा, जो बच्चों को लेकर काम करते हैं, बाल संरक्षण अधिकार उनके जो है उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं। विजय जी, लोग बार बार कह रहे हैं कि परिवार को सजग होना चाहिए, परिवार को सजग होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों केस बता सकता हूं जहां पर बच्चों का देह शोषण परिवार के ही लोगों ने किया। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की यदि आप स्टडी है 2007 की, उस स्टडी को यदि आप देखेंगे और तो उसमें सबसे स्पष्ट रूप से निकल के आया कि 87% केसेज जो बच्चों के साथ हुए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के या छेड़छाड़ के, वो उनके परिवार के सदस्यों के, परिवार के जान जो लोग हैं उनके साथ ने किए हैं। अभी तक की जो चर्चा हो रही है, और आप जो रामगंज का केस ले रहे हैं और ये बच्चों की बात कर रहे हैं, मेरे जो शुरू में जिन वक्ताओं ने ये कहा कि परिवार एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, बच्चे के बीच में जिस तरह की घटना हो रही है, जैसा पहले भी मैं कहा कि बच्चे के साथ टॉकिंग कितनी हो रही है माँ बाप की। आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, सिंगल फैमिली आ गई है, माँ सर्विस कर रही है, पिता सर्विस कर रहा है, बच्चा सिर्फ टीवी के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गया, वो अपनी बात को किसी से नहीं कह पा रहा, और इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि आप सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो मैं एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ। पिछले 5 साल में राजस्थान में ही लगभग 7,500 पॉस्को के मामले पूरे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। और जैसा कि जैन साहब ने कहा कि अभी तक 2015 में सिर्फ जयपुर के ही केसों में सज़ा एक को भी नहीं हुई। ये पूरे राजस्थान की स्थिति है। ये वजह क्या है? वजह यह है कि इस एक्ट को समझ जितनी होनी चाहिए थी हमारे पुलिस विभाग की, हमारे अधिकारियों की, वो समझ आज तक भी पैदा नहीं है। चाहे वो रामगंज वाले केस ले रहे हैं, रामगंज वाले केस में जिस धाराओं में केस दर्ज किया गया है उसमें धारा 6 भी लगनी चाहिए थी, जो कि धारा 6 इसमें शामिल नहीं की है, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा, इसमें एक जो मामला और जो दर्ज होना चाहिए था वो जेजे एक्ट में होना चाहिए था। जेजे एक्ट 2015 में 75 क्रूरल्टी में ये मामला दर्ज नहीं किया गया। तो हमारे कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मामला उस एक्ट में ही दर्ज नहीं होता है। परेशान होते हैं, घर वाले चक्कर काटते हैं, उसकी जांच करने की बात कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, बहुत सारी चीजें जिसको हमें सोचना पड़ेगा। फिर आऊँगा। अभी मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूँगा। अर्चना जी, आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से तमाम बातें हुई, परिवार की भी बात हो रही है, कोई सरकार का फेलियर बता रहा है, कोई परिवार का फेलियर बता रहा है। आप भी एक महिला हैं, आप भी बच्चों से जुड़ी हुई हैं, बच्चों को देखती हैं, संभालती हैं, पालती हैं, बड़ा करती हैं। कहाँ ये गैप पैदा हो रहा है कि बच्चे ऐसा शोषण होने के बाद घर पे नहीं बता पाते हैं, या घर वाले उनको ठीक से कन्विंस नहीं कर पाते हैं? क्या समस्या है? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने कुछ लोगों की वार्ता को सुना। मैं समझती हूँ ये एक सामाजिक बुराई है जिसकी मूल में मनोवैज्ञानिक विकृति व्याप्त है,
और ये कोई भारत की या जयपुर की या राजस्थान की समस्या नहीं, पूरी वैश्विक समस्या है, जिसमें बच्चों के शोषण के लिए तत्पर मनोविकृति से ग्रस्त लोग, जिन्हें पीडोफाइल कहते हैं, वैसे कारनामों को अंजाम देते हैं। उनके ग्रेटिफिकेशन का सोर्स होता है ये। ऐसी अवस्था में अभी मैंने सब वक्ताओं को सुना, तो हमें इस पर सुपरफिशियल बातें नहीं करनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं समस्या का निदान हो, रामगंज की जो घटना सामने आई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना ने इस चीज़ को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यदि हम लोग जानबूझकर अवॉइड करते हैं तो और ज़्यादा शोषण को अंजाम देता है। अब रही भारत के सामाजिक परिदृश्य की बात, तो हम एक परंपरागत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, कंजर्वेटिव सोसाइटी, जहाँ पर संवाद बच्चों और माता पिता में उतना खुला नहीं होता और विशेषकर उनको इस बारे में एजुकेट करने की कोई हमारे यहाँ एक मनोवृत्ति भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जब गुड टच बैड टच तक की बात हम परिवारों में नहीं करते, तो बच्चों में परिवर्तित होने वाले व्यवहार को, जिसके कारण वो शोषण के शिकार होते हैं या उसके बाद का जो उनका व्यवहार होता है, उसे पढ़ने में हमसे चूक होती है। तो ये सही बात है कि ये दायित्व सामाजिक है, ये पारिवारिक दायित्व है, ये स्टेट का भी दायित्व है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करे, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाए। पॉक्सो एक्ट जो आया था उसके अमेंडमेंट्स का भी कारण यही था कि ऐसे होने वाले शोषण पर अंकुश लगे। अब जो NGOs बच्चों के साथ काम करते हुए इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि बच्चों के स्तर पर, उनके परिजनों के स्तर पर, समाज के स्तर पर ऐसी जो गतिविधियां उनको रजिस्टर करवाने की रिलक्टेंस होती है, क्योंकि स्टिग्मा अटैच हो जाता है उसके साथ। लेकिन उसके बावजूद हमें समझना पड़ेगा, जो पीडोफाइल है अमूमन ये पुरुष होते हैं, महिलाएं बहुत कम होती हैं नगण्य संख्या में, और इसके शिकार भी ज़्यादातर लड़के ही होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती। लड़कियाँ होती हैं लेकिन संख्या में या तुलना में करें तो लड़कियाँ कम होती हैं पीडोफाइल की श्रेणी में, कि उसके शिकार होने की श्रेणी में। तो ऐसी अवस्था में जैसे रामगंज वाले स्कूल की बात आई, तो उस शिक्षक की जो कमियां थी उसको इस स्कूल के जो संस्था थी उसने संरक्षण दिया, और साथ ही साथ उन अभिभावकों ने या माता पिता ने उसकी अनदेखी की कि बच्चे क्या अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनकी भंगिमाओं को समझ नहीं पाए। ये त्रुटि जो है ये रेक्टिफिकेशन की दरकार है इसमें। और रही पुलिस प्रशासन की बात, तो देखिए हर समाज को रेगुलेट करने का काम वहाँ की स्टेट करती है। अब स्टेट जो रेगुलेट करती है उसमें पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा डायन प्रथा का एक्ट आ गया, लेकिन जब डायन कहकर आज भी घुमाया जाता है और उस प्रथा पर अंकुश नहीं लगता, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ही पुलिस प्रशासन की अवेयरनेस, उनकी ओरिएंटेशन, उनकी ट्रेनिंग इसके संदर्भ में नहीं है। सभी लोगों से अलग अलग बातें निकल कर आ रही है और भी तमाम पहलुओं पर हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में। अब हम चलेंगे गजराज सिंह जी के पास। गजराज सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, पॉक्सो एक्ट भी आ गया, तमाम एक्ट की बात होती है, कानून की बात होती है, पुलिस की बात होती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बातें हैं, बातों का क्या? मैं कहना चाहूँगा पुष्पेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि पॉक्सो एक्ट आने के बाद में काफ़ी सख्ती हुई है और उसके बाद में हमारे यहाँ बेलें होना भी कम हो गई, बिल्कुल जमानतें नहीं होती है। नीचे से डीजे कोर्ट से किसी की भी जमानत नहीं होती पॉक्सो में। ज़्यादातर जो जमानतें हुई हाई कोर्ट से हुई है, नीचे से नहीं हुई है। और स्पेशल सरकार ने एक कोर्ट चलती थी जयपुर जिले की सेशन, सरकार ने अभी महीने भर पहले 2 कोर्टें और खोल दिए, और 2 कोर्टों के साथ शीघ्र निस्तारण का मामला भी सामने आया है। अब मुकदमे शीघ्र चलने लगे। डेटें जो हमारी 4-4, 5-5 महीने की डेटें जा रही थी, वो डेटें आजकल महीने भर की डेट जाने लगी और शीघ्रवाइज शीघ्र होने लगी। इसमें जो मेन जो त्रुटि है कि बरी हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस भूल जाती है और भूल के वो फ्री हो जाती है कि मुकदमा किसने दर्ज कराया, क्या कराया, उसके साथ क्या हो रहा है, कैसा बर्ताव हो रहा है, उसको मुलजिम टच कर रहा है नहीं कर रहा। एक्चुअली होता क्या है, मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होते ही मुलजिम महीने 2 महीने शांत होता है, उसके बाद एक्टिव हो जाता है। मुलजिम एक्टिव होकर तुरंत वो उसके फैमिली मेम्बरों को टच करता है, उनको प्रॉब्लम देता है कि पैसा देख के भाई आप इस तरह से बयान दो, ये दो, इस तरह से स्थिति पैदा होती है। उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो वापस पुलिस के पास नहीं जा पाते और पुलिस के पास जाके शिकायत करने में सक्षम नहीं होते। उस स्थिति में वो एंड में कॉम्प्रो कर लेते हैं, उसके कारण उनको क्या है कि समस्या खड़ी हो जाती है और मुलजिम बरी होते हैं। तो पुलिस को मुकदमा दर्ज करते ही केस ऑफिसर स्कीम में लेना चाहिए इन केसों को, ताकि एक ऑफिसर उस केस के साथ परमानेंट लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुसंधान हुआ, अनुसंधान होते ही चार्जशीट फाइल की और फ्री हो जाए पुलिस। जिस SHO का, जिस थाने का मामला है, उस थाने पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इस मुकदमे में ये पुलिस अधिकारी जाएगा, गवाह के साथ जाएगा, गवाह के साथ आएगा, गवाह को किसी प्रकार का कोई परेशान नहीं करेगा। जब जाके इसका एक्ट का जो अच्छा एक्ट है, इसमें जो सजा है मिनिमम 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से जब न्यायालय में एविडेंस होगी पुलिस ऑफिसर वगैरह प्रोसिक्यूशन के द्वारा जब भी जाके सिद्ध होगा, उसके नाम कोई तरीका नहीं। जी बिल्कुल, पूरा न्यायिक
क्या क्या होना चाहिए न्यायिक व्यवस्था में, उन्होंने बताया। मैं आपसे सवाल करूंगा स्नेहा जी, आप 2 बड़े स्कूल चलाते हैं, निजी स्कूल हैं, स्कूलों का भी मामला है, ज़्यादातर शोषण की जो बात आ रही है वो स्कूलों के अंदर आ रही है, क्या कहेंगे आप? सर मैं एक माँ भी हूँ, एक शिक्षिका भी हूँ और एक प्राइवेट स्कूल की डायरेक्टर भी हूँ। तो मैं जो देख रही हूँ, पहली बात तो मैं बहुत शर्मिंदा पूरे स्कूल पे, वो कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उसी तरह से वो उस स्कूल का जो नाम आ रहा है, उस शिक्षक का नाम आ रहा है, वो हमें भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है वो सवाल। तो मैं तो यही चाहूँगी सर कि सबसे पहले स्कूल्स में जो मैं कर रही हूँ, मैं तो अपना बता रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, सबसे पहले तो एक महिला वहाँ की इंचार्ज या प्रिंसिपल होनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने मन की बात उससे शेयर कर सके। ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है, पुरुष प्रिंसिपल होता है, घर पे एक दायरा, एक गैप इतना बना हुआ है माँ बाप के और बच्चे के बीच में कि वो कहते हुए झिझकता है। पहले भी हमारे लोगों में यही होता था कि आज नहीं, पहले भी ऐसा ही हुआ है कि बच्चा ये तो बता देता कि टीचर ने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन वो अपनी शारीरिक बातें बताने में डरता था। और आज भी वही चीज़ है, इतना गैप है कि बच्चा बताने में बच्चा डरता है। लेकिन शिक्षक एक दूसरा रूप होता है, उसको बताने के लिए वो आसान होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी स्कूल में जिस भी स्कूल में एक क्लासेस चल रही है, वहाँ पे एक महिला को नियुक्त किया जाए जो बच्चों से उनके मन की बात करे, उनके मन की बात समझे और आगे तक उसको पहुँचा पाए, डायरेक्टर तक मन की बात तो हो रही है, लेकिन क्या आप अपने स्कूल में काउंसलिंग शुरू करेंगे? बिल्कुल सर, मेरे स्कूल में ऑलरेडी चल रहा है, मेरे स्कूल की बच्चियाँ भी आई हुई हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो मैं सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी चलाती हूँ स्कूल में, साथ में काउंसलिंग क्लासेस भी चलाती हूँ। हर हफ्ते मेरे यहाँ काउंसलिंग क्लासेस होती है। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल बुलबुल पाठक से है। बुलबुल, आप छात्रा हैं, नेता भी हैं, महानगर छात्रा प्रमुख हैं एबीवीपी की, क्या देखती हैं इस पूरे सिनेरियो को, किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ईटीवी राजस्थान का, जिन्होंने ये सोशल जो मुद्दा चल रहा है इसको उठाया। दूसरी चीज़, मैं एक छात्रा हूँ, मैं पूरे जयपुर महानगर में छात्राओं का देखती हूँ। देखना पड़ता है कि मैं खुद एक नॉर्मली लाइफ जी रही हूँ, रोज़ जाती हूँ सड़कों पे, ईव टीजिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक उन लोगों को पता नहीं होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारी न्याय प्रणाली बहुत ही लचीली है। वहाँ पर हम लोग अगर किसी के यहाँ पे आज अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, कहीं भी मुझे ईव टीजिंग हो रही है, कुछ भी है, इतने सारे लॉ बन चुके हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन हम लोग कहाँ पे जाकर कंप्लेन करें? कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर पुलिस, महिला पुलिस नहीं होती। एक हुआ था हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जब हमने कंप्लेन की थी, हमारी कंप्लेन पुरुष अधिकारी ने लिखी थी और साइन एक महिला पुलिस कांस्टेबल को बुला करके साइन करवा दी थे। पूछा, सारे क्वेश्चन पुरुष ने था, लेकिन साइन किसके करवाए? महिला के। तो हमें वहाँ पर देखने को मिला कि नहीं, यहाँ पर गलत है, तो हमने उसका विरोध किया। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अगर बाल शोषण को देखा जाए तो टीचर्स के एक चीज़ होती है कि टीचर्स बच्चे को ABCD पढ़ाता है तो बच्चा उसे बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि ABCD पढ़ रहा है, लेकिन अगर टीचर्स को AKLM पढ़ाएगा तो बच्चे को लगा कि टीचर्स पढ़ाएगा। तो टीचर्स में कन्विंस की जो एक वो होती है, कन्विंस पावर होती है, वो बहुत अच्छे से करती है। जब उनके साथ शारीरिक कुछ भी होता है तो बच्चे को लगता है कि नई चीज़ें सीखने की, हमें क्या पता हमारे साथ बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहीं कहीं ना कहीं टीचर्स को, फैमिली को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपके टीचर्स की क्या लिमिट है, आपको फिजिकली टच करने की, या फिर आपके जो आसपास के रिलेटिव है उनको क्या टच करने की। एक फिजिकली एक होता है कि हाँ आप इतने लेवल तक, एक लिमिट होती है कि आप टच कर सकते हैं। तो ये शिक्षा हमें बच्चों को देनी पड़ेगी। एक 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसके साथ क्या आ रहा है, उसके लिए तो नया नया होता है, वो सीख लेता है वो चीज़, उसको क्या पता होता है कि हाँ भाई ये सीखने की चीज़ें या नहीं होती है। तो हमें एक शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है इसके अंदर। चलिए, शिक्षा की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। अब मैं चलूँगा सुभदेश जी के पास। सुभदेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, चलिए हम बच्चों को सिखाएं, ये लोगों का कहना है, सिखाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं। आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग भी होती है, लेकिन अधिकतर मामले आते हैं 2 महीने की बच्ची के साथ, 4 महीने के बच्चे के साथ, 1 साल के बच्चे के साथ, उसको क्या सिखाया जाए? आज का ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे की अगर गहराई तक जाएं तो कहीं ना कहीं समाज की जो दोमुही रूपी जो हमारी विचारधाराएं हैं वो इस समस्याओं को जन्म लेती है। ये समस्या को जो जन्म हुआ था वो 1910 की शुरुआत से हुआ था, जो भारत में आते आते 1970 और 1980 के आसपास में ये समस्याएं समाज के सामने आई। समाज के अंदर ये जो समस्या है ये एक महामारी का रूप लेकर के हर परिवार के, घर के हर सदस्य के अंदर गहरी पैंठ जमा चुकी है। लेकिन हमें अपना ईगो, हमें कुछ संस्कृति का बहाना
और कुछ अन्य तरीके की हम पर्दे के पीछे रह करके इस समस्याओं को हम आगे नहीं लेके आ पाते। हम आपस में चर्चा नहीं करते हैं। ये सब चर्चाएं हमें घर में करनी चाहिए, हमें परिवार में करनी चाहिए। उस असक्त एवं निडर बच्चा जो 8 साल का है या जो 10 साल का है, उसकी आंखों से हमें वो डर दूर करना चाहिए कि वो एकदम आंखों में आंखें डाल करके अपने चाचा से, अपने ताऊ से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने टीचर से, अपनी बहन से, अपने भाई से ये कह सके कि पिछली रात को या पिछले दिनों या पिछले महीने या पिछले घंटे या 6 महीने से मेरे साथ ऐसा कृत्य मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरा कोई टीचर या मेरा कोई अपना कर रहा है। ये डर उस असक्त बालक के अंदर जिस दिन यह डर हम निकाल देंगे, उसको जिस दिन हम निडर बना देंगे, उसकी शुरुआत लेकिन पुष्पेंद्र जी घर से होगी, अपनों से होगी। जी बिल्कुल, उसकी शुरुआत समाज के एक परिवार से होगी। जी बिल्कुल, शुरुआत घर से होगी। और आप कह रहे हैं कि चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि चाय पर चर्चा से तो सरकार बन गई है, तो एक सुदृढ़ समाचार भी बन सकता है, एक समाज भी बन सकता है। और अब मैं जाऊँगा दिलीप जी के पास। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप पूरी एसोसिएशन जो टूरिस्ट की चलती है, किस तरह की छवि टूरिस्ट लेकर जाएगा जब इस तरह की घटनाएं सामने आएगी? उनके बच्चे भी यहाँ घूमने आते हैं। मैं टूरिस्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। अब आपको ही जैसे देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है, आए दिन पढ़ते हैं, बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। देश विदेश का पर्यटक यहाँ पे आता है, राजस्थान की छवि, जो राजस्थान का इतिहास रहा है, उसको याद करता है, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको देखने आता है। लेकिन आज की जो छवि है, आज का जो वातावरण है, आज का जो माहौल है, इससे राजस्थान की क्या छवि हो रही है? बड़ी ही धूमिल छवि हो रही है। टूरिस्ट तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जैसे कई यहाँ पे कानूनी सलाहकार भी बैठे हैं, पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं, राजनीति से जुड़े हुए पार्टी के लोग भी बैठे हैं। मैं सभी से अलग अलग विषयों पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पुलिस का आता है कि बिल्कुल आपने राजेंद्र सिंह जी भाई साहब ने सही कहा कि पुलिस की छवि कहीं ना कहीं गलत होती है। हर आदमी पुलिस स्टेशन पे जाने से डरता है। वहाँ पे लिखा हुआ तो रहता है कि अपराधियों में भय और आमजन में से, लेकिन वो उल्टा होता है। वहाँ पे जाके वहाँ पे अपराधियों में भय बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे अपराधी आपको टेबल पे बैठे हुए चाय पीते हुए मिलेंगे, वो जाएंगे तो उनका सत्कार स्वागत होता हुआ मिलेगा। आती है कानून की बात, जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि कानून लागू हुआ 2015 के अंदर एक भी सजा इसमें नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। इतना कानून लचीला किस काम का? आप 2-2, 3-3 साल की बच्ची के साथ, 2-3 महीने की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा है और फिर भी उसको कानून सजा नहीं दे रहा, तो क्या काम का? फिर वो थोड़े दिन के अंदर बाहर घूम के आ जाता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। अभी थोड़े दिन पहले इसी केस के अंदर अपने कोई राजनेता बाहर आए थे जेल से छूट करके दुष्कर्म के मामले में। उन्होंने बड़ा मीडिया को हाथ हिलाया था, उनको लोगों ने माला पहराया। जब अपने जनप्रतिनिधि ही ऐसा दुष्कर्म करके इतना चौड़ा सीना करके पब्लिक के सामने आएंगे, तो इस छवि का क्या, ये अपने देश की छवि, अपने जो राजस्थान की छवि है, उसका क्या मजा आएगा, मैसेज आएगा? बड़े बड़े नेता इसके दुष्कर्म करते हैं, 3 साल की सजा, 5 साल की सजाएं काट के आते हैं, फिर चौड़ा सीना करके उनको मालाएं पहना जाती है। कहीं ना कहीं भूल हमारी पब्लिक की भी रहती है। एक मिनट दिलीप जी, आपको रोकूंगा। आपसे सवाल है मेरा। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सज़ा नहीं हो पाती है, प्रॉपर सज़ा की कहीं ना कहीं कमी है, आप क्या देखते हैं? बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अभी हमारे बीच में वरिष्ठ वकील साहब बैठे हैं, AK जैन साहब, इन्होंने भी बताया जिस तरह से कि कई कानून हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि ऐसे कानून बने जिससे इस घटनाओं को कम ही नहीं किया जाए। मैं तो कहता हूं कि 100% ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जहां इस तरह के, जहां इन बच्चों को रखा जाता है, उनमें जैसे हमारी करणी सेनाएं, बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार को ऐसी संस्थाओं से बात करनी चाहिए। हम निःशुल्क अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं कि ऐसी संस्थाओं के द्वारा भी उन संस्थाओं में मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वहां बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो सके। दूसरी बात कि पुलिस के जो ऐसे अधिकारी ऐसी चीजों में लापरवाही बरतें, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा कि सरकारों को और हमारे मीडिया को भी ऐसे लोगों को कि उनके नाम छुपाए जा सकें। वो बच्चा ऐसे देखता है कि भाई मेरा अगर मीडिया में नाम आ जाएगा, कुछ ऐसी आ जाएगी, तो मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, कैसे लोगों का सामना करूंगा। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। और ऐसी जो संस्थाएं हैं उनमें स्टाफ महिलाएं भी रखनी चाहिए, जिससे ऐसे छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि एक महिला के अंदर जो मातृत्व की भावना होती है वो ज्यादा होती है, तो ऐसे संस्थाओं के अंदर मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं 50% महिलाओं को भी रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में। अब हम जनता से बात करेंगे, क्योंकि जनता भी जुड़ी हुई है। सारे मेहमानों ने अपने अपने पक्ष रखे, अपनी अपनी बातें रखी।
इधर से कोई सवाल करना चाहेगा? कानून एक ऐसा हो कि एक ऐसा करने वाले को एक ऐसा एग्जाम्पली पनिशमेंट दिया जाए ताकि दूसरा कोई उसका मुँह ही नहीं उठा सके। कमी यही आती है कि किसी को सज़ा नहीं मिलती और वो उसके साथ दूसरा दुश्मन होता है। जुडिशियल पावर ही इन चीज़ों को सकता है। साथ ही समाज, कहते हैं समाज, आज एक छोटे बच्चे को कोई अगवा करके ले जाता है, कहता है परिवार का आदमी, क्या कर लेगा परिवार वाला, क्या कर लेगा माता पिता। अगर उसके समाज उसके प्रति उसको कानून का डर हो तो ऐसा विचार ही नहीं रखे। ये मेरे सुझाव है। चलिए अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, आज से 10 साल या 15 साल पहले अपन जाते हैं शिक्षा प्रणाली पे भी, तो पहले एक नैतिक शिक्षा नाम की एक किताब चलाई जाती थी जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था। तो मुझे मूल भाव से अभी अगर उस चीज़ को अपन देखते हैं तो आज नैतिक शिक्षा तो दूर, आज हम जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ या आगे भी जा रहे हैं। ठीक है, अपन डेवलप कर रहे हैं, इंडिया देश आगे बढ़ रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम उन चीज़ों के साथ साथ अपनी जो नैतिक मूल भाव, नैतिक शिक्षा है वो स्कूलों से गायब करते जा रहे हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारी ठीक है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो नैतिक शिक्षा क्लासेज पहले लगाई जाती थी, आज वो नैतिक शिक्षा क्लासेज क्यों नहीं लगाई जा रही? कॉलेज में आए, यूथ बढ़ रहा है, यूथ बढ़ने के साथ साथ अपन पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो नैतिक शिक्षा जो एक सामाजिक ज्ञान होता था, वो ज्ञान आजकल स्कूल से गायब होता जा रहा है। चलिए, नैतिक शिक्षा की कमी है इसलिए नैतिक पतन हो रहा है। यादव जी, आप कुछ कहना? आज जो जयपुर में रामगंज का मामले की चर्चा चल रही है, टीचर ने जो कुकृत किया है, सबसे बड़ा काम आज सोशल मीडिया का है। जो नेट पे जो पिक्चरें आती हैं उनको देख के बच्चे भी भावुक रहते हैं, गार्जियन भी भावुक रहते हैं। उस पर एक सीमित टाइम का हो प्रोग्राम। आज ओपन चीज़ें चल रही हैं, पाश्चात्य देशों की तरफ चल रहे हैं, अच्छाई को छोड़ के बुराई की तरफ चल रहे हैं। यह जो कृत्य हुआ है बहुत ही घिनौना है। इसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, न्याय से जुड़े वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद हैं। ऐसे जो मुलजिम है कोर्ट में जाके बरी क्यों होते हैं? वहाँ जो दूसरी पार्टी का वकील रहता है वो इस तरीके के क्वेश्चन करता है, वो शर्मिंदगी से जो गवाह जाता है उसके गार्जियन जाते, उनकी नज़रें झुक जाती है। आगे से रोक उसी हिसाब से लगेगी जिस तरीके से न्यायपालिका सख्त होगी। हमारे जो संविधान में संशोधन होगा, 65 साल से वही संविधान लेके चल रहे हैं अपन। आज मुस्लिम देशों में देखिए, बाहर जिसकी आंख फोड़ी जाती है दूसरे की भी आंख फोड़ी जाती है। अपराध करता है, हाथ काटे जाते हैं। अलग विषय है यादव जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आगे कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी टीचर्स की। टीचर्स जो भी करते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, बच्चों के साथ जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पेरेंट्स को स्कूल से आने के बाद बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी काउंसलिंग करनी चाहिए, और जो भी उनके साथ घटा है पूरे दिन में बच्चे के साथ स्कूल में, उसकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी न्याय प्रणाली का भी इसमें थोड़ा हाथ है। दूसरे देशों में देखा जाता है कि ऐसे जहाँ पे घटनाएं सामने आती हैं उसका तुरंत एक्शन लिया जाता है और उसको आरोपी को सज़ा होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो सरकार की भी इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे नगेंद्र जी ने कहा था कि सरकार को भी सोशल कैंपेनिंग करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को एक कैंपेनिंग करनी चाहिए। जैसा कि हमारे समाज में ये सब दरिंदे ऐसे घूम रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स पढ़ने शिक्षक के पास जाएगा, शिक्षक ही ऐसा करता है तो स्टूडेंट्स कहाँ पर जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को और टीचर्स को एक स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह देखना चाहिए और टीचर्स और पेरेंट्स को काउंसलिंग करना बदलाव की जरूरत है, जैसा कि आप कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ईटीवी राजस्थान की इस मुहिम का स्वागत करते हुए मैं केवल राज्य सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि इस तरीके के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो, ताकि जो लोग इस तरीके के विचार रखते हैं वो पहले से सबक ले लें और इस तरीके की हरकत करने का साहस ना करें। दूसरा, जिस तरीके से एजुकेशन में यौन शिक्षा और सेल्फ डिफेंस इस तरीके के मुद्दे हैं उनको शिक्षा में जोड़ा जाए। तीसरा यह है कि माता पिता को अपने बच्चों को इतना साहस और इतनी जागरूकता के साथ तैयार करना चाहिए कि उनके साथ हो रही किसी भी अनुचित घटना का वो तुरंत प्रभाव से सूचना दे सकें नज़दीकी व्यक्ति को। जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे? पुष्पेंद्र जी, अभी इस चर्चा के दौरान ये सब बातें हुई है और इस तरह की बात भी सामने आई कि राजनीति या सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। ऐसी बात हमारे एक साथी ने कही। शायद उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। जब मैंने अपना वक्तव्य दिया उस समय मैंने कहा कि और सब विषय पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन सरकार के ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसकी कमियाँ हैं। यहाँ ये भी बात हो रही है कि कानून में भी कमियाँ हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन सबको दुरुस्त कौन करेगा? सरकार करेगी।
कानून व्यवस्था को कौन दुरुस्त करेगा? सरकार करेगी। पुलिस को कौन दुरुस्त करेगा? सरकार करेगी। पेरेंट्स को आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, तो पेरेंट्स को समझाने के लिए भी आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे हम बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरे प्रदेश के अंदर पेरेंट्स बात करने लग जाएंगे। तो सरकार को बाकायदा इस मुद्दे को संवेदनशील लेना चाहिए और एक सोशल कैंपेन चलना चाहिए। वो सोशल कैंपेन जितने भी मीडिया के साधन हैं उनके तहत चलना चाहिए। दूसरा, आपको अभी हमारे एक साथी ने कहा कि नैतिक शिक्षा का एक पाठ हुआ करता था हमारे, तो वो काम भी सरकार का ही है। सरकार पाठ्यक्रम में बदलाव करे और बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि उनको किस तरीके से उनका टीचर या उनके सगे संबंधी या उनके मित्र किस तरह का व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं। अगर वो व्यवहार एक दायरे में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो व्यवहार दायरे से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं उनको ये बात अपने आसपास के लोगों को बतानी चाहिए और साथ में बच्चों को ये भी बताना चाहिए। आप देखिए कि जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को धमकाते हैं कि भाई मैं जो है अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा या तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कर दूंगा या तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो छोटा बच्चा समझता नहीं और वो डर जाता है और वो अपनी बात कह नहीं पाता। तो हमें हर पहलू के ऊपर जो है पेरेंट्स को भी बात करनी होगी, बच्चों से भी बात करनी होगी और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब सरकार के स्तर पर एक सोशल कैंपेन चलेगा और सब लोग मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, कैंपेन चलेगा। आप कुछ बोलेंगे? जिस तरह से ईटीवी राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया, उसी तरह से जनता और सरकार को हर रोज हर कोने में हो रहे अपराधों को लेकर रोज इस मुद्दे को उठाना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में अपराधी इसको करने तो बहुत दूर की बात, सोचने से भी कांपे। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे हैं? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि रामगंज में जो शर्मनाक घटना हुई है वो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि माता पिता बड़ी उम्मीद से बच्चों को अपने इस विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय जैसे घर में ही ऐसी घटना होएगी तो माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे, यहाँ तक कि लड़कियों को भी नहीं भेजेंगे, जिससे लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि रामगंज में ये घटना हुई है तो परिवार वालों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ ऐसा फ्रैंकली व्यवहार करें कि जिससे बच्चे अपनी परेशानियों को बताने में उनसे झिझके नहीं और समस्या का समाधान निकल सके। हमारे स्कूल में भी सेल्फ डिफेंस की क्लासें लगती हैं, हर वीक लगती हैं, शारीरिक कक्षा की क्लासें भी लगती हैं, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैम एक महिला है और हमारी सारी शिक्षिकाओं का स्टाफ भी एक महिला का ही है, जिसमें हमें बताया जाता है कि गुड फील एंड बैड फील का टच क्या होता है, जिससे हमें बताया जाता है कि हम सारी समस्याओं को उनसे बेझिझक बोलें और उसका समाधान निकले। जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये बात यौन शोषण तक ही सीमित नहीं है। शायद आपने सुना होगा कि कुछ वर्षों पहले डॉक्टर डेथ के नाम से एक डॉक्टर मशहूर हुआ था। वहाँ पर उसके साथ एक सर्वेंट था कोहली करके, वो बच्चों के साथ यौन शोषण करते थे और कई नरकंकाल उनके घर के पीछे तालाब में पाए गए। आप ताज्जुब करेंगे, इससे बड़ी घटना इंडोनेशिया के अंदर अभी पकड़ी गई है। उसमें कई नरकंकाल बच्चों के पकड़े गए। हुआ क्या, पहले उनका यौन शोषण किया गया और उसके बाद उनके अंतरंग अंग किडनी, लीवर, हार्ट ये निकाल दिए गए। इट हैज़ बिकम ए बिजनेस नाउ। उनके ये जो ऑर्गन्स हैं वो बेचे जा रहे हैं और लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया है। तो केवल यौन शोषण तक ही सीमित नहीं है। आप यहाँ पर टीचर्स हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और जज साहब और वकील साहब बैठे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो अपने प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन पे करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि बच्चों में कैसे संस्कार डाले जाएं और किस तरह से टीचर्स की शिक्षकों की भर्ती की जाए। मैं ये कहती हूँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें एक मनोवैज्ञानिक भी रखा जाए, एक साइकोलॉजिस्ट भी रखा जाए, ताकि वो उस टीचर का, उस बच्चे का मनोविज्ञान का अध्ययन करे। और पीटीएम के नाम के ऊपर केवल चाय पानी समोसा खा के आप मीटिंग खत्म कर दो और बच्चों की रियल प्रॉब्लम को ना समझो, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम कोई उठाने आता है तो उस पेरेंट्स से आप ये कहो कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल से निकाल लीजिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि टीचर को 3 चीज़ें, ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी, इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा और एक साइकोलॉजिस्ट हर कॉलेज और स्कूल के अंदर रखना पड़ेगा ताकि वो टीचर का और बच्चे का मनोविज्ञान समझ सके। गौर जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे स्कूलों में शारीरिक शिक्षक होता था, ऐसे जैसे मैडम ने कहा, मैं इनके विचारों से सहमत हूँ। एक काउंसलर और उसमें साइकोलॉजिस्ट हो तो निश्चित रूप से जो आज हमारे को जो शिक्षा के अंदर जो पढ़ाया जाता है कि बच्चा बढ़ के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, परंतु जो सोशल समाज के द्वारा और जो नगेंद्र जी ने बात कही कि अगर राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है और आपके ईटीवी के जनमंच के माध्यम से मांग करते हैं कि राज्य सरकार इसके अंदर काउंसलर की, सोशियोलॉजिस्ट की और अगर जैसे शिक्षक की, शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति करती है, ऐसे अगर स्कूलों के अंदर नियुक्ति करे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ बोल रहे हैं? धन्यवाद। मैं जनमंच पर इस समस्या का जो मुद्दा उठाया गया है उसके लिए मैं आभारी हूँ ईटीवी राजस्थान के, और मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं
ये चाहती हूँ कि हमने बच्चों को हम सिखाते हैं स्कूलों में, मोरल वैल्यू की भी और नैतिक शिक्षा की भी हम बात तो कर लेते हैं, पर आज हम बच्चों को आज ये समस्या जैसे जैसे अब सामने आ रही है, तो अब समय है हमको जो बड़े जो निकल चुके हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा चर्चा करने की जिससे कि उनको वापस इन चीज़ों से जोड़ा जाए। जो हम कहते हैं संस्कार की कमी है, तो ये संस्कार की कमी कहीं ना कहीं हमारे परिवार से, हमारी परवरिश में, हमारे अंदर, हमारे बच्चों में आ जाती है। उस परवरिश को हमें फिर से ध्यान देना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों से भी, मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि बच्चों तुम लोग कभी डरो मत, अपनी जो भी बात है खुल के कहो। अब जब हम कहते हैं, मुझे इस समय दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आ गई हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, तभी जाकर हमारे जो समस्या है, केवल एक हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार में कौन है? सरकार में हम ही है। जी, हम लोगों को ही सरकार में भेजा गया है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, वो बिल्कुल। कुछ भी, बस ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत अच्छी पंक्तियां दुष्यंत कुमार ने शायद बहुत पहले सोच लिया होगा कि आने वाला जो हमारा ज़माना है क्या होने जा रहा है। एक कवि की कल्पना, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और बहुत पहले उन्होंने सब सोचा और उन्होंने लिखा, जो आज पूरा अक्षरशः सत्य होता जा रहा है। हम भी यही चाहेंगे ये अंधेरा समाप्त हो, समाज की मुख्य धारा में इस तरह की गंदगी दूर हो, और ये जो दरिंदे जिस तरह की दरिंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि रूह कांप उठे ऐसे दरिंदे और ऐसी दरिंदगी की। फिलहाल आज के जनमंच में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले जनमंच में, तब तक के लिए नमस्कार।